बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सऊ, लेक्चरर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। आज की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे एनालिटिकल केमिस्ट के लिए, जो एनालिटिकल केमिस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ओनली 5 डेज़ लेफ्ट, और आज आपके साथ एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं कि आपने इन 5 दिन के अंदर बेटा आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे रिवीजन करनी है, और आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आप लोगों के लिए कि पेपर आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। और ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है। इवन के आप में से बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी तैयारी भी होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की, लेकिन वो सही तरीके से पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से उनके जो स्कोर्स होते हैं बहुत लो होते हैं, वो मेरिट डिसाइड नहीं कर पाते, कट ऑफ मेरिट में नहीं आते। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, तो आपने बहुत केयरफुली इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 5 डेज स्मार्ट स्टडी प्लान के, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12 अप्रैल को जो टेस्ट है वो कंडक्ट होने जा रहा है, और आपके पास जस्ट 5 डेज़ हैं। और ये 5 डेज़ इतने क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं कि जिसको स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमने क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, कैसे पढ़नी होती हैं, बिकॉज वो चाह रहे होते हैं कि हम नई चीज़ें सीखें। तो इन 5 दिन के अंदर बेटा नई चीज़ें सीखने का टाइम नहीं होता, बल्कि आपने जितनी चीज़ें पढ़ ली हैं, आपने नोट्स बना लिए हैं, आपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर लिए हैं, अब उनको रिवाइज करने का टाइम होता है। 5 दिन में आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, सेशन की फॉर्म में पढ़े हैं, सेल्फ स्टडी की है, अगर आप जस्ट इन 5 डेज में उन कंप्लीट जो आपने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, कॉन्सेप्ट्स आपने बिल्डअप कर लिए हैं, अगर आप उनको रिवाइज कर लेते हैं तो दैट्स एनफ। और ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग चाहे 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी होगी, लेकिन अगर आप उन सारी चीज़ों को जो आपने 2 साल में मेहनत की है, अगर आप आज 5 दिन के अंदर आप उन चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रिवीजन को आपने बार बार रिवीजन करनी है, आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, आप वेबसाइट से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, और जहां से जिस सोर्सेज से आपने उनको पढ़ा है वहां से आप उसको रिवाइज करें, जरूर रिवाइज करें। क्विक रिवीजन आपने करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉल्व द पास्ट पेपर्स। डेफिनेटली यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट का कोई भी पास्ट पेपर अवेलेबल नहीं है। अगर कोई वेबसाइट पे अपलोड कर रहा है तो वो फेक है, बिकॉज क्योंकि ये 7 साल के बाद ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं। इससे पहले एनटीएस ने ये टेस्ट कंडक्ट किया था, और उसका पैटर्न भी डिफरेंट था। वहाँ पे सब्जेक्टिव पोर्शन भी था, ऑब्जेक्टिव भी था, एनालिटिकल रीजनिंग भी थी, तो टोटली डिफरेंट पैटर्न था। तो ये आप पीपीएससी के अंडर है, और डेफिनेटली जो पीपीएससी का पैटर्न है वो आपको पता है। जितने भी पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड जो पीपीएससी ने कंडक्ट किए हैं, 15 वाला पेपर, 2015 का पेपर, 2017 का पेपर, फिर उसके बाद 2020 में कंडक्ट हुआ, और फिर 2022 में 2 पेपर कंडक्ट हुए। ठीक है, तो ये सारे के सारे पास पेपर्स आपने अच्छे तरीके से आपने इनको जरूर जो है ना, पास पेपर्स की डिस्कशन को भी सुनना है, पेपर को भी सॉल्व करना है। ये सारे के सारे पास पेपर ऑलरेडी हमारे पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, और इसकी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर आप इसकी डिस्कशन भी सुन सकते हैं। मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे पास पेपर्स का लिंक्स भी दे दूंगा। आप मस्ट उनको रिवाइज करें, एक दफ़ा ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, और ये जस्ट आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर नहीं करने, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई 50 के राउंड अबाउट हमने केमिस्ट्री से रिलेटेड पास पेपर जो है वो डिस्कस भी करवाए हुए हैं, और पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर है, इसके साथ साथ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब के हैं, केपी के हैं, सिंध के हैं, और इसके साथ साथ जो है ना वो बाकी भी पास पेपर बलूचिस्तान के हैं, अवेलेबल हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर जो है वो आपने इन पास पेपर्स को सॉल्व करना है, पहली बात। उसके बाद अगर हम बात करें प्रैक्टिस दी प्रीवियस टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो पॉइंट है मैं अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को ज़रूर रिमाइंड करवाऊंगा कि बेटा आप जो है ना हमारे जितने भी प्रीवियस बैचेस के पास यानी कि क्विज़ेस हम कंडक्ट करवा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि एक्सीलेंट डिस्कशन भी है, बैच 1 है, बैच 3 है, बैच 5 है, बैच 7। तो ये 4 बैचेस के जितने भी हमने पेपर कंडक्ट किए हैं, आप एक दफ़ा उनको ज़रूर जो है ना वो सॉल्व करें, गूगल टेस्ट को, उनकी डिस्कशन को सुने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी कैंडिडेट जो हमें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी इंशाल्लाह हमारा बैच 1 की कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस सीरीज को जरूर एक दफ़ा जो है ना वो क्वेश्चंस को देखिएगा। और इसके साथ साथ पास पेपर्स को आपने ज़रूर देखना है। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस पॉइंट को। रिवाइज द कंप्लीट एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री पोर्शन। अच्छा, यहाँ पे आपके साथ शेयर करता चलूँ, एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये 2 पोर्शन जो हैं, एक एनालिटिकल केमिस्ट्री और एक बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है।
और यहाँ से आप कह सकते हैं कि 40 to 50%, यानी कि 50% पोर्शन इन 2 सब्जेक्ट से हो सकता है। तो आप इन 2 दिन के अंदर लास्ट 2 डेज मैं रिकमेंड करूंगा कि लास्ट जो 2 डेज हैं आपके पास, यानी कि 9 अप्रैल और 10 अप्रैल या 11 अप्रैल, ये जो 2-3 दिन है इनके अंदर आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिटेल में देखना है। ठीक है, आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ना है, क्रोमेटोग्राफी को पढ़ना है, वोल्टामीट्री को पढ़ना है, इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स इसमें आ जाती हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ऑल टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, जिसमें आपकी HPLC आ जाती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, GC आ जाती है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, और ऑल द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जिसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से होंगे। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट जो आपके फील्ड से रिलेटेड है, ड्रग से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तो इस पे ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, आपने देखी होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ड्रग टेस्टिंग एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, उस पर कंप्लीट डिटेल 1 शॉट वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर भी बना चुका हूँ, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ साथ आपने ऑर्गेनिक का पोर्शन, फिजिकल और इनऑर्गेनिक का पोर्शन ट्राई करें। आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी है तो आप इसको BSc MSc लेवल तक देखें, अदरवाइज आप इसको FSc की बुक से ज़रूर देख के जाएं। तो ये 5 डेज़ का स्मार्ट स्टडी प्लान है। सबसे पहले पास पेपर्स को देखें, प्रैक्टिस टेस्ट की प्रैक्टिस करें, वेबसाइट से इन MCQ की प्रैक्टिस करें। सम टाइम इस तरह होता है कि वो वेबसाइट से क्वेश्चन ले रहे होते हैं, आपने इवन की तैयारी भी की होती है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन का एंगल डिफरेंट होता है, तो क्वेश्चन के एंगल डिफरेंट होना और उसको अटेम्प्ट करना ये तभी पॉसिबल होता है जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है बेटा, गेट एडिक्वेट स्लीप द नाइट बिफोर द टेस्ट टू कीप योर माइंड शार्प। ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं और अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। तो आपने 11 अप्रैल की इशा तक, यानी कि 8-9 बजे तक आपने स्टॉप कर देना है, कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ना। जितनी आपने तैयारी कर ली, रिवीजन करनी है कर ली, अपने माइंड को ज़रूर फ्रेश रखें। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि आप लोग, अपना माइंड आपका शार्प नहीं होता, आप लेट नाइट मतलब 2 बजे तक, रात के 3 बजे तक पढ़ते रहते हैं, सुबह नींद पूरी नहीं होती, माइंड आपका फ्रेश नहीं होता, माइंड पे बर्डन होता है। फिर जब आप पेपर जाके अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ऊपर से टेंशन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर आपका माइंड फ्रेश नहीं है, उसके बाद फिर एक यानी कि ब्रेकअप स्टार्ट हो जाती है, आप जो है ना वो कॉन्फिडेंस लूज कर बैठते हैं। इसलिए अपने माइंड को फ्रेश रखें। जब आपका माइंड फ्रेश होगा तो इवन के वो क्वेश्चन भी जो आपने 5 मंथ पहले आपने टॉपिक पढ़ा होगा, तो इंशाल्लाह जब आपका माइंड फ्रेश होगा तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, उसका आंसर। तो ये नोट कर लें, अपने माइंड को फ्रेश करके जरूर जाएं। आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट होती है, मेरी अपनी यही हैबिट है कि मैं जब पेपर अटेम्प्ट करने जाता था तो मैं बस आखिरी रात को भाई लगे रहें, नहीं देखना भाई क्या है, माइंड थक गया है, नहीं, ये गलत है। आप माइंड को फ्रेश करके जाएं, सुबह बैठें, अपने अल्लाह पर यकीन रखें, आप कॉन्फिडेंट होके जाएं, अपनी तैयारी पे बिलीव रखें, तो इंशाल्लाह यू कैन ईजिली अटेम्प्ट द पेपर। ठीक है, और आप अच्छे स्कोर ले सकेंगे। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही सबसे 90% स्टूडेंट्स का यही फ्लॉ होता है, उनको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता। किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना होता है, बस उनको अपने नॉलेज पे शायद ज़्यादा ही बिलीव होता है कि वैसे हमने तो बड़ी तैयारी की हुई है। सिर्फ तैयारी करना काफ़ी नहीं होता, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि पेपर को किस तरह आपने डील करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने टाइम का भी ख्याल रखना है। 100 MCQ होंगी PPSC के पेपर में, और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स। इवन के ये टाइम काफ़ी है, अगर फिजिकल पोर्शन को ज़्यादा टच नहीं किया जाता तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री का पोर्शन थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप जस्ट एक क्लिक पे भी 5 to 10 सेकेंड में आप अपना आंसर डिसाइड करके आप जो है ना वो उसको फिल कर सकते हैं बबल को। इतना इंपॉर्टेंट है ये। उम्मीद है कि इस पेपर में आपको टाइम मैनेजमेंट का ज़्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल का पोर्शन ज़्यादा टच नहीं किया जाएगा न्यूमेरिकल के हवाले से। अगर फिजिकल का पोर्शन बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है, न्यूमेरिकल 5, 7, 8 दे दिए जाते हैं, तो फिर आपके लिए टाइम मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपने वाइजली डिवाइड योर टाइम बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपने टाइम को डिवाइड कर लेना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। वॉच को ज़रूर आप लेके जाएं, घड़ी को, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब बंदा पेपर अटेम्प्ट कर रहा होता है तो उसके होशो आवाज़ किसी और जगह पे होते हैं।
आप किसी सेशन में जाके टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं वो एक अलग बात है। जब आप किसी ओरिजिनल पेपर में, ठीक है, आप अपनी सेंटर पे बैठे होंगे, फिर आपको पता चलेगा कि वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है। ये नोट कर लें। तो आपने टाइम को वाइजली डिवाइड कर लेना है, घड़ी साथ रखनी है, टाइम को जरूर देखते रहना है। लीव एक्स्ट्रा टाइम फॉर द स्किप्ड क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन आप स्किप करते जाएंगे तो आपने उनके लिए टाइम को जरूर रखना है, ताकि आप उन क्वेश्चन को एक दो दफा रिवाइज कर सकें, दोबारा चेक कर सकें। तो अकॉर्डिंग टू द माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है, वो कभी भी सारे क्वेश्चंस को सिंगल अटेम्प्ट में नहीं करता। क्योंकि आप सिंगल अटेम्प्ट में जब कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप रॉन्ग सिलेक्ट करके जा रहे होते हैं। तो हमेशा जो है ना, वो पेपर को एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट हो या 2 से 3 अटेम्प्ट में उस पेपर को सॉल्व किया जाए। आपने सेगमेंट बनाने होते हैं। अटेम्प्ट द पेपर एटलीस्ट 2 to 3 रिवीजन द बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। अब आपने क्या करना है, आपने कैटेगराइज करना होता है क्वेश्चंस को। सबसे पहले आपने देखना है कि कुछ क्वेश्चन जो इजी और बिल्कुल 100% आपको श्योर होता है, उसमें सबसे पहले आपने उसको इमीडिएटली आप अटेम्प्ट करते जाएं। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें, जो आपको 100% श्योर है कि इसमें कोई चांस नहीं है। ऐसे नहीं है कि आपने स्टेटमेंट पढ़ी, और ये भी आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अच्छा अल्फा ऑप्शन आ गया, करेक्ट यही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मस्ट रीड द 4 ऑप्शंस। समटाइम एक ऑप्शन का दूसरे के साथ लिंक भी होता है, ठीक है, तो ये एक चीज का ख्याल रखिएगा। तो आपने चारों के चारों ऑप्शन को अच्छे तरीके से देखना है। कंफ्यूजिंग बट फेमिलियर, दूसरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन आपको लग रहा होता है कि जी ये मैंने पढ़ा हुआ है किसी जगह पे और इसका ये आंसर हो सकता है। ये दूसरी कैटेगरी है। इसको आपने क्या करना होता है, इसको फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप कर रहे हो तो आप इसको मार्क करते जाएं, स्टार लगाते जाएं, जो भी आपका तरीका है, ताकि आपको पता हो कि ये दूसरी अटेम्प्ट मैंने आके इसके ऊपर गौर फिक्र करना है, मैंने इसको सोचना है, इसको अटेम्प्ट करना है। मार्क करते जाएं एंड देन उसके बाद लेटर आप बाद में इसको कम बैक करें और फिर उसके बाद अटेम्प्ट करें। तीसरी कैटेगरी होती है जो बिल्कुल अनफिमिलियर होते हैं, यानी कि आपने वो कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा ही नहीं है, आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, नए ऑप्शंस हैं। तो याद रखिएगा, आज के इस पेपर में एनालिटिकल केमिस्ट्री में कभी भी इस पार्ट को आप अटेम्प्ट ना कीजिएगा, इसको लीव कर दें। नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपको कितना नुकसान दे सकते हैं। जब आप पेपर करके आएंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा, तब आपको पता चलेगा। जनरली हम यही समझते हैं, पता है हमारे माइंड में क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम समझते हैं कि शायद इसके ना 0.25 मार्क्स हैं नेगेटिव के, और अगर अटेम्प्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा। इसका मतलब है कि स्टूडेंट जो परसेप्शन लगाते हैं, मुझे पता है इस चीज का अंदाजा है, वो कहते हैं कि यार क्या हुआ, कुछ भी नहीं होगा। अगर हम 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, अगर उनमें से 1 रॉन्ग भी हो जाता है, कम से कम 3 तो आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आपके नेगेटिव बहुत ज्यादा कट जाते हैं, और आपको पता है 0.00 पॉइंट में भी आपका कंपटीशन होगा, और इस बार तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। आपको पता है 15 सीट्स हैं, टॉप 75 कैंडिडेट्स में आपने आना है इंटरव्यू के लिए। टॉप 75, वो टॉप 75 में 15,000 एप्लीकेंट हैं, आप खुद अंदाजा लगा लें। 15,000 एप्लीकेंट हैं, 15 सीट्स हैं, टॉप 70, 15,000 में से आपने टॉप 75 में आना है। तो क्या ऐसे आ जाएंगे आप लोग? नहीं, आपने बिल्कुल पेपर को अटेम्प्ट भी सही तरीके से करना है, आपने तैयारी भी अच्छी करनी है, और आपने कॉन्फिडेंट भी होना है। सारी चीज़ें, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, जिस पे आपको कोई भी श्योरिटी नहीं है, 100% आप उसको लीव कर दें, कोई इशू नहीं है उसका। इफ यू आर इन अनश्योर, अगर आप बिल्कुल अनश्योर हैं, तो फिर आप मूव ऑन, आगे चले जाएं, फिर उसको रिविजिट करें। हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में दोबारा आ जाए। तो यही इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसको रिवीजन में बनाएं। सम टाइम इस तरह होता है कि उस कॉन्सेप्ट का माइंड, उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे माइंड में नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि ये किस टॉपिक से, किस चैप्टर से लिया गया है। जब हम एक दफा अटेम्प्ट करके जाते हैं, जब दूसरी दफा आते हैं, तो वो सम टाइम वो मेमोराइज हो जाता है। तो इस तरह फिर आपकी फर्दर आपके क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन द सिंगल टफ क्वेश्चन। अगर कोई ऐसा सिंगल टफ क्वेश्चन है तो कुछ स्टूडेंट टेंशन लेके बैठ जाते हैं, अब पता नहीं क्या होगा, ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होगा। अब सारे का सारा 5-6 मिनट उसी एक क्वेश्चन पे बैठ जाते हैं, अपना टेम्पर भी लूज कर जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी लूज कर जाते हैं। इस एक सिंगल क्वेश्चन की वजह से अपना पूरा पेपर जो है ना वो बेकार हो जाता है उसका। तो इस तरह के क्वेश्चन को, जो एम्बिगुअस क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन, उसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, उसको जस्ट लीव एंड गो फॉरवर्ड, आगे चले जाएं।
अब आ जाते हैं टैकल द नेगेटिव मार्किंग, जो कि इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब आपने इसको कैसे टैकल करना है, आपने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। व्हाट इज मीन बाय एलिमिनेशन मेथड? आपने क्या करना है, रूल्ड आउट ऑब्वियसली रॉन्ग ऑप्शंस फर्स्ट। जब भी आप कोई एमसीक्यू पढ़ते हैं, उसको रीड करते हैं, सबसे पहले आपने देखना है कि जो ऑप्शंस इसके बिल्कुल अनमैच्ड हैं, बिल्कुल प्रोबेबल ही नहीं है, कंफर्म ही नहीं है, मतलब इसके साथ उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, बन ही नहीं सकता आंसर, सबसे पहले तो उनको रिमूव करें, साइड पे करें। जब साइड पे कर देंगे तो 4 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी। लेट कर लेते हैं, इसमें से बी वाला और सी वाला जो ऑप्शन है, ये बिल्कुल जो है ना वो आपके आंसर में तो 1% भी नहीं आ रहे। सबसे पहले तो आप इनको अपने माइंड से निकाल दें। अब आप लेके आए ए और डी ऑप्शन को, 2 ऑप्शंस को। अब आप देख लें कि इनमें से जिसके ऊपर आपको 70% कॉन्फिडेंस है, 70% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन इसका आंसर ये होना चाहिए, तो फिर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और रूल भी यही है कि आप तुक्का उस वक्त लगाएं जब आपका किसी भी क्वेश्चन पे 70% या 70 से अबव, 70 to 80% आपको श्योरिटी हो कि इसका ये आंसर आएगा, तो फिर आप इसको यूज करें, तुक्का लगाएं, आप उसको अटेम्प्ट करें, अदरवाइज इसको लीव कर सकते हैं आप। इफ यू आर लेफ्ट विद द 2 ऑप्शन, गेस ओनली इफ यू आर 70% कॉन्फिडेंट हो गया। तो आपने ये गेस अंधाधुंध आपने ये गेस नहीं करना, अवॉइड करना है ब्लाइंडली। नेवर गेस विद द 4 कंप्लीटली। अगर चारों के चारों ऑप्शन अननोन हो तो उसको तो बिल्कुल लेफ्ट कर दें, उसको तो अटेम्प्ट ही नहीं करना, आप लीव कर दें। 0.25 अपने मार्क्स बचाएं आप। रीड एवरी क्वेश्चन केयरफुली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सम टाइम हम क्या करते हैं, हमारी स्टूडेंट्स की कुछ आदत होती है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद अच्छा इतना आसान क्वेश्चन, जस्ट स्टेटमेंट को रीड की फौरन नीचे ऑप्शन है, चलें भी बबल फिल करें। ऐसा नहीं होता। आप सुकून से उस क्वेश्चन को पढ़ें, चारों ऑप्शंस को एक दफा देखें। और तरीकाकार ये होता है, मैं जो स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सबसे पहले उस क्वेश्चन की आपने रूट तक जाना है। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर क्वेश्चन से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आप जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसकी जड़ तक जाएं कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है, किस टॉपिक से लिया गया है, और इससे रिलेटेड ऐसे माइंड में थोड़ा सा सोचना है। ये 4 से 5 सेकंड की गेम होती है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। आपने माइंड में सोचना है कि ये क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने फलां टेस्ट में दिया है, फलां सर ने हमें पढ़ाया था, फलां बैच में हमने पढ़ा है, फलां हमने जगह पे प्रैक्टिस की, फलां वेबसाइट से ये क्वेश्चन पढ़ा। जब इस तरह का आप जो है परसेप्शन लेके जाएंगे उसी रूट तक, फिर आपको वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। गलत तब होता है जब आप एकदम पढ़ते हैं और कहते हैं कि अच्छा इतना आसान क्वेश्चन, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, जस्ट टिक लगाएं, जान छोड़ें, बाद में पता चलता ओहो इतना ईजी क्वेश्चन, यार ये तो मैंने गलती कर दी है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको एक्सीलेंट मार्क्स दिलवा सकती हैं, तो इसकी चीज़ का ख्याल रखिएगा। जज द कट ऑफ मेरिट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सम टाइम आपने देखना होता है कि आपने कब तुक्का लगाना है, कब आपने उस पेपर को अटैम्प्ट करना है, कब नहीं करना। ये उस वक्त होता है जब आपने देखना होता है कि अगर आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, आपने कट ऑफ मेरिट को देखना है, क्योंकि आपको पता है कि जस्ट 15 सीट्स हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट 15,000 है। अकॉर्डिंग टू द माय पॉइंट ऑफ व्यू, इसका मेरिट 70 प्लस रहेगा, 70 बिलो नहीं रहेगा। तो ये नोट कर, आपने 70 माइंड में रखना है। अगर पेपर नॉर्मल है तो इसका मेरिट इससे भी हाई जा सकता है, 75 तक, 80 तक जा सकता है। अगर पेपर आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, उसमें फिजिकल का पोर्शन टफ है, न्यूमेरिकल आ गया और ड्रग से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गया, फार्मेसी में चला गया, ये लेट कर रहा हूं आपको, मैं जस्ट बता रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटी तो है ना। अगर वो फार्मेसी में घुस जाता है, अपने ड्रग रिलेटेड या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में घुस जाता है और न्यू टर्म्स आ जाती हैं, अजीब अजीब आपको पेपर में दे देता है, तो फिर डेफिनेटली ये पेपर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट पेपर होगा, इसका लेवल। फिर आपने मैक्सिमम ट्राई करना है, आपने तुक्का नहीं लगाना, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता चलूं, 2020 का जो पेपर हुआ था, फिर उसके बाद वो कैंसिल होकर फिर 2022 के स्टार्ट में हुआ था, तो आपको पता है उस पेपर में स्टूडेंट्स ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। पेपर डिफिकल्ट था, सबने तुक्के लगाए थे, लेकिन बाद में रिजल्ट क्या बना, उसका मेरिट जो कट ऑफ मेरिट था वो जस्ट 40 था। जिन स्टूडेंट्स ने तुक्के नहीं लगाए, जिनको क्वेश्चन आते थे, जस्ट वही उन्होंने अटेम्प्ट किए, वही शॉर्ट लिस्टेड थे। जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग किया, तुक्के लगाते गए, पेपर डिफिकल्ट था,
उनका सबका कबाड़ा हो गया, किसी के 20 थे, किसी के 15 थे, किसी के नेगेटिव में थे। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। आपने पेपर की डिफिकल्टी लेवल को भी जज करना है। अगर तो पेपर नॉर्मल है, फिर आपको इतना अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसका मेरिट 75-80 के राउंड अबाउट रहेगा। फिर आप कोशिश करें कि जो आपको 60% 50% श्योरिटी है उस पर आप अटेम्प्ट करें, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप इस रेंज में आए। अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाता है तो फिर आपने, अगर पेपर वेरी वेरी डिफिकल्ट आ जाता है, नोट करते हैं जरा, डिफिकल्ट आ जाता है तो फिर आपने ये माइंड में रखना है 60 to 65 ये कट ऑफ मेरिट हो सकता है अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपने अटेम्प्टेशन करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैक्सिमाइज योर स्ट्रेंथ, आपने जो है ना वो सबसे पहले आपने वो सेक्शन स्टार्ट करना है, वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं जिसका एरिया आपका बहुत स्ट्रांग है, जिसको अटेम्प्ट करना आपके लिए ईजी है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले, ताकि आपको पता चले कि जी पेपर ईजी है, आप उसको ईजी लें। तो अपने आपका इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, आपका टाइम बचेगा। इसके साथ साथ जो ट्रिकी ऑप्शंस होते हैं, जो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, उन पे आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और उसकी जो है ना अटेम्प्टेशन से आपने ट्राई करना है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग से आपने बचना है। डबल चेक क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, आपने इसको एंड पे रखना है, एट द लास्ट आपने इसको अटेम्प्ट करना है। इसके साथ साथ आप बिल्कुल स्टे पॉजिटिव, अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखें, अपनी तैयारी पे एतमाद रखने, अपने अल्लाह पर यकीन रखें, इंशाल्लाह यू विल परफॉर्म द बेस्ट। तो ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी, तो इसको आपने फॉलो करना है। इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी भी करें और इसी के अकॉर्डिंग अपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। अगर ये गाइडलाइंस आपको अच्छी लगी हैं तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपको इसी प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट गाइडलाइंस भी मिलेंगी और इंशाल्लाह 12 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला एनालिटिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट पेपर 100/100 MCQ आपको इसी प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आपको मिलेगी। इंशाल्लाह इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।